नमस्कार। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। मुझे 2-3 दिन पहले एक कारक विषय पर वीडियो बनाने का मैसेज मिला था। क्षमा चाहती हूँ कि मैं 2-3 दिन लेट हो गई हूँ, परंतु अब आपके समक्ष कारक विषय प्रस्तुत है। कारक को वास्तव में अंग्रेज़ी में कहते हैं केस। कारक आज में हम बात करेंगे कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार का होते हैं और कारक का हिंदी व्याकरण में क्या महत्व है। कारक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के क्रिया के साथ संबंध जोड़ते हैं। यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के भिन्न भिन्न रूपों का किस प्रकार से क्रिया के साथ संबंध दिखाया जाता है, उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, यही कारक का मुख्य विषय है। और ये बहुत ही आसान है। बस अगर आप इसको एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक। कारक यहाँ पर देखिए, मैं आपको सबसे पहले इसे कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करना चाहूँगी। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, राम चाकू से सब्जी काट रहा है, राधा अपने बेटे के लिए खिलौने खरीदेगी। यहाँ पर इन वाक्यों में ने, से, के लिए ये सभी के सभी शब्द कारक हैं। तो कारक की परिभाषा देखते हैं। कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जोड़ा जाता है उसे ही कारक कहते हैं। अब ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वो रूप होता है कारक जो कि उसका संबंध क्रिया के साथ जोड़ता है, जो वाक्य से अपना संबंध जोड़ता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को हम किन किन रूपों में प्रयोग कर सकते हैं और इन्हीं रूपों के आधार पर कारक के प्रकार बनाए जाते हैं। अब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को हम अधिकतर वाक्य में 8 रूप में हम इन्हें प्रयोग करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम सिर्फ अगर एक संज्ञा शब्द है या एक सर्वनाम शब्द है, उसको सिर्फ हम किसी एक रूप में ही नहीं प्रयोग कर सकते, उसको हम अनेक रूपों में अनेक प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको प्रयोग करने में कारक हमारी बहुत सहायता करते हैं। तो इन्हीं 8 रूपों को, इसके 8 प्रकार होते हैं, तो इन्हीं 8 रूपों को हम कारक कहते हैं। तो कारक के प्रकार देखते हैं। कारक के 8 प्रकार होते हैं। कर्ता में जब संज्ञा किसी वाक्य में कर्ता का कार्य करे, यानी जिसके द्वारा क्रिया की जाए, वहां पर संज्ञा शब्द, जो भी संज्ञा शब्द आएगा उसको हम कर्ता कहेंगे। और दूसरा है कर्म। जब किसी संज्ञा शब्द पर काम का प्रभाव पड़े तो हम कहेंगे कि वह कर्म के रूप में प्रयोग की गई है। करण के द्वारा कार्य किया जाएगा। संप्रदान में जिसके लिए काम किया जाता है वहां पर हम संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान वहां होता है जहां पर एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से दूर होना पाया जाए। यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से दूर होना, स्थान से दूर होना, इन सब चीजों, जब अपादान का अर्थ ही है अलग होने का भाव होना। अब संबंध में जहां एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध जोड़ा जाए या जोड़कर दिखाया जाए, वहां पर संबंध कारक होता है। अधिकरण कारक वहां पर होता है जिस आधार पर क्रिया की जाती है या क्रिया को करने के लिए जो आधार प्रदान किया जाता है, उन्हीं आधारों को हम अधिकरण कारक कहते हैं। और संबोधन कारक जिन शब्दों के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं, उन्हीं को हम संबोधन कारक कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इनके आगे हमने कुछ विभक्तियां लिखी हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए को। जब हम इन कारकों का प्रयोग करते हैं तो उनके साथ हम इन विभक्तियों को लगाते हैं। अपादान से संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में पर, संबोधन है, अरे।
ये विभक्तियां वे निशान या वे चिन्ह होते हैं जिनके माध्यम से इन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है। ये विभक्ति चिन्ह ही परसर्ग भी कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम परसर्ग है। चलिए अब हम इसके कारक के प्रकार करते हैं, इसके भेदों को समझते हैं। कर्ता, कर्ता कारक की विभक्ति है ने। तो यह ने विभक्ति चिन्ह भूतकाल के वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जब वाक्य भूतकाल में लिखा होता है और उसके साथ कर्म के साथ हो तो ऐसी स्थिति में ने का प्रयोग किया जाता है। परंतु मैंने यहाँ पर आपको दो उदाहरण और दिए हैं जहाँ पर कि आपको ने विभक्ति कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ये जो ने विभक्ति है ये क्यों नहीं नज़र आ रही, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कर्ता कारक संज्ञा शब्द का वह रूप होता है जिसके माध्यम से क्रिया की जाती है। अब यहाँ पर पढ़ने का काम राम ने किया, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर परसर्ग या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु जब आप पढ़ते हैं इस वाक्य को तो आपको ये समझ आता है कि राम ने पुस्तक पढ़ी है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर आपको समझ आ रहा है। राम यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर राम कर्ता हो गया। अब क्योंकि यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर ने विभक्ति साथ में नहीं दी गई है। अब दूसरे वाक्य को देखिए, यहाँ पर मदन गीत गाएगा। अब दूसरे वाक्य में क्रिया शब्द क्या है? गाएगा। गाएगा क्रिया है, गाने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? गाने की क्रिया मदन के द्वारा की जा रही है, इसलिए मदन इस वाक्य का कर्ता है। अब मदन संज्ञा शब्द है लेकिन कर्ता के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये कर्ता कारक है। इसीलिए राम और मदन इस वाक्य में ये दोनों ही कर्ता कारक होंगे। ठीक है, देखिए, जब सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भविष्य काल में हमें कोई वाक्य दिया हुआ होता है तो उसमें कर्ता की जो कर्ता कारक की विभक्ति है ने वो नहीं आती है, उसमें वाक्य इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। अब ये तीसरा वाक्य देखिए, जतिन ने पुस्तक पढ़ी। यह वाक्य जो है भूतकाल में लिखा हुआ है, आपको देखने से ही स्पष्ट हो रहा है। अब पढ़ने का कार्य कौन करता है? जतिन करता है। इसका रूप कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी वो करने वाला है जतिन, इसलिए जतिन कर्ता कारक हो गया। यहाँ पर ने यहाँ पर आया हुआ है तो जतिन यहाँ पर करता है और ने इसकी विभक्ति है। और यहाँ पर एक और संज्ञा शब्द भी है, देखिए पुस्तक। अब ये जो पुस्तक शब्द है ये भी संज्ञा है, परंतु पुस्तक के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार से ऊपर के भी वाक्यों में पुस्तक या गीत, इन्हें कोई यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है इनके द्वारा। तो जो करने वाला होता है उसी को हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक, कर्म कारक की विभक्ति है को। अब यहाँ पर राम ने सोहन को पुस्तक दी, यहाँ देने का कार्य राम के द्वारा किया जा रहा है, तो ये कर्ता कारक हो गया। इसकी विभक्ति क्या है? ने। और वह किसको दे रहा है? दूसरी संज्ञा कौन सी है यहाँ पर? सोहन। तो जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है, यानी राम कर्ता हो गया, मगर वो किसको दे रहा है? जो काम कर रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? उसका प्रभाव हमारे सोहन पर पड़ रहा है, तो सोहन यहाँ पर कर्म हो गया। ठीक है, तो ये जो दूसरा संज्ञा शब्द है सोहन, यह यहाँ पर कर्ता कारक है, सॉरी कर्म कारक है। यह यहाँ पर कर्म कारक है क्योंकि किसको पुस्तक दी गई? तो सोहन को पुस्तक दी गई, इसलिए सोहन यहाँ पर कर्म कारक हो गया। एक और उदाहरण देखिए, माँ ने बेटे को खाना खिलाया। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द देखिए, यहाँ पर संज्ञा शब्द है माँ, बेटे, खाना। यहाँ पर तीन तीन संज्ञा शब्द हमारे को दिए हुए हैं।
माँ कर्ता हो गई, ये तो आप सबको समझ आ गया। माँ कारक, माँ ने, ये कर्ता कारक हो गया। अब बेटे को, बेटे कर्म करवा किया जा रहा है खाना देने का, ठीक है, तो बेटा कर्म कारक हो गया यहाँ पर, और खाना भी देखिए यहाँ पर खाना भी कर्म कारक हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से स्पष्ट करती हूँ, देखिए यहाँ पर दो कर्म शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, क्योंकि खिलाने का असर बेटे पर पड़ रहा है, तो बेटा शब्द जो है वो कर्म है। तीसरा शब्द खाना, खाना भी कर्म है, क्योंकि क्रिया के पहले क्या और किसको लगाने पर, हम जब क्रिया से पहले क्या या किसको लगाते हैं तो वहाँ पर भी जो उत्तर हमें प्राप्त होता है तो कर्म होता है, ठीक है। तो इसलिए खिलाने का असर बेटे पर और खाना दोनों पर हो रहा है, अतः ये दोनों कर्म कारक हैं। और तीसरा देखते हैं करण कारक। करण, करण के उदाहरण देखिए। करण की विभक्ति होती है बच्चों से, के द्वारा। अब वह बस के द्वारा आगरा गया, या बस से आगरा गया, या वह हवाई जहाज के द्वारा आगरा गया, या बॉम्बे गया, कहीं पर भी जाने का आप लिख सकते हैं। राम ने कलम से पत्र लिखा। अब यहाँ पर देखिए बस के द्वारा, बस हमारा साधन बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है, बस के द्वारा एक तरीका है जाने का, वह यहाँ पर कर्ता हो गया, और कहाँ गया है वो, आगरा गया है, और किसके द्वारा गया है, बस के द्वारा गया है, तो बस हमारा साधन है, इसलिए यहाँ पर करण कारक हो गया। अब राम ने कलम से पत्र लिखा, यहाँ पर भी देखिए संज्ञा शब्द राम, कलम और पत्र, यहाँ पर 3 संज्ञा शब्द दिए हुए हैं। राम तो आपको समझ आ गया होगा कि ये कर्ता कारक है, ठीक है, और कलम से किसके द्वारा लिखा जा रहा है, कलम साधन है जिसके द्वारा वो लिख रहा है, एक जरिया है उसका अपना काम करने का, तो इसलिए कलम से, यहाँ पर से जो है वो करण कारक हो जाएगा। और किसको लिख रहा है, कर्म क्या हो रहा है, पत्र लिख रहा है, तो पत्र यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, और कलम से यहाँ पर ये करण कारक है। आगे देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के, लिए और को, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, मदन अपनी बहन के लिए खिलौने खरीदेगा। अब अपनी बहन के लिए खिलौने खरीदने का काम किसने किया, मदन ने किया, तो मदन यहाँ पर कर्ता कारक है। जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, यानी हम जिसके लिए काम करते हैं, वह संप्रदान कारक उसको कहते हैं। यहाँ खरीदने का कार्य बहन के लिए किया जा रहा है, इसलिए बहन यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगी। इसी प्रकार से पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए। अब कर्ता कौन है, पिताजी, लाने वाले पिताजी हैं, तो ये कर्ता कारक हो गए। किसके लिए उन्होंने काम किया, पिताजी ने बच्चों के लिए काम किया, पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लेकर आए, तो यहाँ पर इसलिए ये के लिए संप्रदान हो जाए, संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाएगा। अगला देखते हैं हम अपादान कारक। अपादान से, यहाँ पर देखिए इसके उदाहरण, जैसे अगर मैं बोलूँ छात्र कक्षा से बाहर निकले, कहाँ से दूर हो गए हैं, वह स्थान से दूर हो गए हैं, अपनी कक्षा से बाहर निकल गए हैं, है ना। तो जब किसी स्थान से दूर होने का, मैंने भी आपको पहले भी समझाया कि दूर होने का जहाँ पर भाव आ जाता है, अलग होने का जहाँ पर भाव आ जाता है, वहाँ पर हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, रस्सी चाकू से काट दो। अब यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्तों का पेड़ से अलग होना, अलग होने का भाव है। अब जब पत्ते पेड़ से अलग हो जाएंगे तो वो उसके साथ उनका संबंध बिल्कुल अलग हो जाएगा, वो उसके साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर अपादान कारक है। से और चाकू, रस्सी चाकू से काट दो, यहाँ पर ये दोनों उदाहरण जो हैं वो अपादान कारक के हैं। संबंध कारक। संबंध कारक का, के, की और रा, रे, री ये होते हैं। इसके उदाहरण देखिए, मदन की बहन पढ़ने में होशियार है, जतिन के पिताजी आज दिल्ली जाएंगे। यहाँ एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध जोड़ा गया है। यहाँ पर दो दो शब्द हैं हमारे पास। देखिए, जो संज्ञा है जैसे मदन और बहन, यहाँ पर मदन की बहन की बात की जा रही है, और कि मदन की बहन पढ़ने में होशियार है, तो यहाँ पर मदन का संबंध उसकी बहन के साथ दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये जो की शब्द है ये
संबंध कारक का उदाहरण होगा। इसी प्रकार के से जतिन के पिताजी, अब पिताजी का संबंध जतिन के साथ है, तो पिताजी जो जतिन है यहाँ पर ये जो के कारक के दिया हुआ है, ये संबंध कारक का उदाहरण है। आगे देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में पर। पिताजी घर में आराम कर रहे हैं। अब यहाँ आराम जो है वो क्रिया है, क्रिया की जा रही है, और क्रिया को आधार प्रकट करने के लिए जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है वो है घर। कहाँ पर आराम कर रहे हैं? घर में आराम कर रहे हैं, तो इसलिए इसका विभक्ति चिन्ह में होगा। पिताजी घर में आराम कर रहे हैं, यहाँ पर में अधिकरण कारक है। बंदर डाल पर बैठा है। अब यहाँ बैठना क्रिया के लिए आधार का कार्य कर रहा है। कहाँ पर बैठा है? वो डाल पर बैठा है, तो डाल संज्ञा शब्द है, वो क्रिया के लिए आधार का काम कर रही है, वो आधार के रूप में प्रयोग की गई है, इसलिए यह अधिकरण कारक का उदाहरण है। अगला देखिए संबोधन कारक। संबोधन कारक बच्चों एक ऐसा कारक है जिसका प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए, बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हे, अरे, ये संबोधन कारक हैं। जैसे हे ईश्वर, उस अनाथ पर दया करना। अब संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह हे, अरे मैंने आपको बताया। ये जो विभक्ति चिन्ह है बच्चों, ये हमेशा एक यही संबोधन कारक ही एक ऐसा कारक है जिसका विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग किया जाता है। आपने अभी तक जितने भी उदाहरण देखे, आपने किसी में भी ऐसा नहीं देखा होगा कि कारक पहले आया हो और संज्ञा शब्द बाद में आया हो। हमेशा कारक संज्ञा शब्द के बाद में आया है, मगर यहाँ पर हे, अरे, ये संबोधन कारक सिर्फ यही एक ऐसा कारक है जो संज्ञा शब्द से पहले आता है, तो ये पहचानना आपको और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगले वाली वीडियो में मैं आपको कुछ और उदाहरणों के साथ इसको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगी कि किस प्रकार से अपादान कारक और करण कारक में फ़र्क होता है, और संप्रदान कारक किस प्रकार से अलग होता है दूसरे कारक से। तो ये सब अगले वीडियो में मैं आपको प्रयास करूंगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो भेजूं, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपकी शंकाएं हैं, वो दूर हो जाएं। और इसके अलावा भी यदि आपको मेरे द्वारा बनाई हुई कोई और वीडियो चाहिए हो, या किसी भी प्रकार से यदि आपको इसका अभ्यास और चाहिए हो, तो कृपया करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपके लिए वो वीडियो तैयार करके भेज सकूँ। धन्यवाद।